मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। दोस्तों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेंस से संबंधित एक नए फार्मूले के डेरिवेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसको हम न्यूटन का फार्मूला कहते हैं। तो न्यूटन के फार्मूले में वस्तुतः प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी x डैश, द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी x, प्रथम फोकस दूरी f डैश तथा द्वितीय फोकस दूरी f के बीच संबंध हम स्थापित करते हैं। तो न्यूटन के फार्मूले को अगर हम लिखें तो लिखेंगे x इंटू एक्स डैश इक्वल टू f इंटू एफ डैश। यह न्यूटन का फार्मूला होता है, जिसमें x द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी है, x डैश प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी है, f द्वितीय फोकस दूरी है और f डैश प्रथम फोकस दूरी है। तो इसी फार्मूले को हम आज डिराइव करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें हम इस प्रथम फोकस से x डैश दूरी पर कोई वस्तु o डैश रखें। अब इस वस्तु के बिंदु O से दो प्रकाश की किरण चल रही है, एक OA और दूसरा OF डैश। OA प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है, और आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाले प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है। तो ये OA मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण है, इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस F से होकर के जा रही है। तो ये हमारी आपतित किरण है और ये AF अपवर्तित किरण है। दूसरी प्रकाश की किरण O से चल रही है और प्रथम फोकस से होकर जा रही है। तो आप जानते हैं कि प्रथम फोकस से होकर जाने वाली या फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो ये OF डैश आपतित प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो एक अपवर्तित किरण AF है और दूसरे अपवर्तित किरण BI है। दोनों अपवर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलेगी वही बिंदु इस बिंदु O का प्रतिबिंब होगा। तो दोनों अपवर्तित प्रकाश की किरणें AF और BI एक दूसरे को I बिंदु पर मिल रही है, यानी O का प्रतिबिंब I होगा। और चूंकि वस्तु इस मुख्य अक्ष पर लंबवत है तो प्रतिबिंब भी इसी मुख्य अक्ष पर लंबवत होगा। ये हमारा, अगर इस I से इस मुख्य अक्ष पर लंब खींचे तो I डैश पर मिलेगा। तो ये I डैश प्रतिबिंब हो गया और O डैश वस्तु हो गया। अब यहां से हमको चार त्रिभुज मिलते हैं। एक त्रिभुज है O डैश F डैश, दूसरा त्रिभुज है BCF डैश, तीसरा त्रिभुज है ACF और चौथा त्रिभुज है I डैश F। इन चारों त्रिभुज में दो दो त्रिभुज का हम पेयर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज O डैश F, O डैश F डैश तथा त्रिभुज BCF डैश, BCF डैश एंगल कोण OF डैश O डैश, OF डैश O डैश इक्वल टू कोण BF डैश C, BF डैश C। जैसा कि आप देख पा रहे हैं
ये एंगल ओ एफ डैश ओ डैश और एंगल बी एफ डैश सी दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों तिर्यक कोण है। दूसरा कोण तथा कोण ओ ओ डैश एफ डैश ओ ओ डैश एफ डैश बराबर कोण बी सी एफ डैश बी सी एफ डैश। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो अब दो त्रिभुज में यदि दो कोण आपस में अलग अलग एक दूसरे के बराबर होते हैं तो तीसरा कोण ये और ये ऑटोमेटिक एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। और अगर दो त्रिभुज लेते हैं और तीनों कोण एक दूसरे के अलग अलग बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज माने जाते हैं। तो ये दो कोण बराबर हो गए, अतः लिख देंगे तीसरा कोण जो बन रहा कोण ओ डैश ओ एफ डैश बराबर कोण एफ डैश बी सी। ये तीनों कोण बराबर हो गए, अतः जब तीनों कोण अलग अलग एक दूसरे के बराबर है तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ओ ओ डैश एफ डैश तथा त्रिभुज बी सी एफ डैश क्या होंगे, समरूप होंगे। और समरूप त्रिभुज की विशेषता होती है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजा का आशय यह है कि इस त्रिभुज ओ ओ डैश एफ डैश का लंब तथा इस त्रिभुज एफ डैश बी सी का लंब संगत भुजा माना जाएगा। यानी पहले त्रिभुज का लंब और दूसरे त्रिभुज का लंब संगत भुजा, फिर पहले त्रिभुज का आधार दूसरे त्रिभुज का आधार संगत भुजा। तो संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लिखेंगे कि पहले त्रिभुज का लंब, अतः क्या हो जाएगा, पहले त्रिभुज का लंब ओ ओ डैश बटा दूसरे त्रिभुज का लंब बी सी बराबर पहले त्रिभुज का आधार ओ डैश एफ डैश बटा दूसरे त्रिभुज का आधार एफ डैश सी। अब यहां से हम ये जो बी सी है इसको देख रहे हैं हम, क्या है, प्रतिबिंब आई आई डैश के बराबर है। ये जो बी सी है प्रतिबिंब आई आई डैश के बराबर है। तो जहां पर हमको बी सी लिखना है वहां पर आई आई डैश लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ऐसी स्थिति में, ओ ओ डैश बटा आई आई डैश बराबर ओ डैश एम डैश अपॉन एफ डैश सी। अब यहां से ओ ओ डैश और आई आई डैश का जो अनुपात है वो बराबर हो गया ओ डैश एफ डैश तथा एफ डैश सी के अनुपात के। ओ डैश एफ डैश जो है क्या है, वस्तु की प्रथम फोकस से दूरी है जिसको हम एक्स डैश लिखे हैं। तो ओ डैश एफ डैश की जगह एक्स डैश लिख सकते हैं। और एफ डैश सी ये जो है प्रथम फोकस दूरी है। इस प्रकाशीय केंद्र से प्रथम फोकस की जो दूरी होती है इसको प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। इसको हम एफ डैश ले रहे हैं। तो क्या हो जाता है यहां से, इंप्लाइज दैट ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश इज इक्वल टू एक्स डैश अपॉन एफ डैश। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। अब दूसरे पेयर में चलते हैं। हमने कहा कि चार त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज ये हो गया और दूसरा त्रिभुज ये हो गया। इन दोनों को लेकर के हमने इनको समरूप सिद्ध किया और समरूप के हिसाब से संगत भुजाओं के अनुपात को बराबर करके हमने इक्वेशन 1 प्राप्त किया। अब तीसरा त्रिभुज हम ये लेते हैं और चौथा त्रिभुज ये लेते हैं। तो लिखेंगे कि इसी प्रकार त्रिभुज ए सी एफ तथा त्रिभुज आई आई डैश
आई आई डैश एफ में क्या हो जाएगा, कोण ए एफ सी बराबर कोण आई एफ आई डैश। ये कोण जो देख रहे हैं आप और ये कोण दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। क्या लिखेंगे, कोण ए एफ सी बराबर कोण आई एफ आई डैश। क्यों, क्योंकि दोनों कोण तिर्यक हैं, दो रेखाएं हैं एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये कोण और ये कोण दोनों तिर्यक माने जाएंगे और दोनों कोण क्या होंगे, बराबर। अगला, तथा कोण, ये कोण 90 डिग्री होगा, ए सी एफ, कोण ए सी एफ बराबर कोण आई आई डैश एफ की, ये भी 90 डिग्री होगा। क्या हो जाएगा, आई आई डैश एफ की। अगर ये दोनों कोण, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो इन दोनों त्रिभुज में ये कोण जो होगा इसके बराबर ऑटोमेटिक हो जाएगा। अतः क्या हो जाएगा, कोण सी ए एफ बराबर कोण आई डैश आई एफ की, आई डैश आई एफ की। अब इन दोनों त्रिभुज के तीनों कोण एक दूसरे से अलग अलग बराबर है, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। तो अतः त्रिभुज ए सी एफ तथा त्रिभुज आई आई डैश एफ क्या होंगे, समरूप होंगे, समरूप होंगे। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो ऐसी स्थिति में वही संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो इस त्रिभुज, तीसरे त्रिभुज का लंब चौथे त्रिभुज के लंब के अनुपात को निकालें तो तीसरे त्रिभुज का आधार चौथे त्रिभुज के आधार के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा, अतः क्या लिखेंगे, ए सी अपॉन आई आई डैश बराबर सी एफ, ए सी पहले त्रिभुज का लंब बटे आई आई डैश दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर पहले त्रिभुज का आधार सी एफ बटा दूसरे त्रिभुज का आधार एफ आई डैश, एफ आई डैश। यहां एक चीज बता देना चाह रहे हैं कि ये जो फोकस दूरी होती है ये वस्तुतः प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती है। तो ये जो एफ डैश है ये प्रकाशिक केंद्र से, यहां से ये, और ये जो एफ है ये प्रकाशिक केंद्र तक है। फोकस दूरियों को हमेशा प्रकाशिक केंद्र से नापा जाता है। चूंकि लेंस की मोटाई बहुत कम होती है इसलिए यहीं से दूरी को हम दिखा देते हैं। तो ये कंफ्यूजन दूर करिएगा कि फोकस दूरी को हमेशा प्रकाशिक केंद्र से ही मापते हैं, ठीक है। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट ए सी को हम लिख सकते हैं क्या, ओ ओ डैश। देखिएगा ए सी जितना है उतना ही ओ ओ डैश है। क्या हो जाएगा, ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश, आई आई डैश इक्वल टू सी एफ, सी एफ ये क्या है, द्वितीय फोकस दूरी है, एफ अपॉन एफ आई डैश, एफ आई डैश क्या है, एक्स के बराबर है। क्या हो जाता है, एक्स। इसको हम द्वितीय समीकरण देते हैं। तो ये हमारा द्वितीय समीकरण हो गया, ये हमारा प्रथम समीकरण हो गया। दोनों समीकरण को अगर हम देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इक्वेशन 1 एवं 2 से क्या निकल के आएगा हमारे पास, तो क्या होगा इक्वेशन 1 एवं 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या बन के आएगा, लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एक्स डैश अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स, वहां से और ये हल करेंगे तो हम क्या मिलेगा, एक्स एक्स डैश इक्वल टू एफ एफ डैश। यही क्या है, ये न्यूटन का फार्मूला है। यही क्या है, न्यूटन का फार्मूला, न्यूटन का सूत्र। अब इसमें एक चीज देखते हैं कि जैसे ये है उत्तल लेंस,
उत्तल लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम है और दोनों की वक्रता त्रिज्या सेम है, तो ऐसी स्थिति में जो जितना f होगा उतना ही f डैश होगा। तो क्या लिखेंगे, यदि लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम और लेंस की वक्रता त्रिज्या एक बराबर, वक्रता त्रिज्या एक समान हो, तो f जो होगा वो f डैश के बराबर तो होगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि f डैश ऋणात्मक होगा और f क्या होगा, धनात्मक होगा। तो f डैश बराबर होंगे, लेकिन चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक होगा, यानी f डैश की जगह f लिख सकते हैं ऋण चिन्ह के साथ। तो क्या हो जाएगा, अतः न्यूटन का फॉर्मूला क्या बन के आएगा, x f डैश इक्वल टू f और f डैश की जगह माइनस f लिख देते हैं। क्या हो जाता है, यहां से क्या हो जाता है, x f डैश इक्वल टू माइनस f स्क्वायर। ये भी न्यूटन का फॉर्मूला है। ये न्यूटन का फॉर्मूला जनरल है। जब हमको नहीं मालूम है कि लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम है, तो फोकस दूरियां अलग अलग भी हो सकती हैं, तो x f डैश इक्वल टू f f डैश लिखेंगे। और ये जब लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम है, तो ऐसी स्थिति में f क्या होगा, f डैश के बराबर होगा, लेकिन ऋण चिन्ह के साथ होगा। तो ऐसी स्थिति में ये फॉर्मूला हमारा बन के आएगा। तीसरी स्थिति बन के आती है, यदि वस्तु फोकस पर ही, यदि वस्तु फोकस पर ही हो, तो ये वस्तु कहां चली आई, इस बिंदु पर। तो ऐसी स्थिति में x डैश का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या होगा कि यदि वस्तु प्रथम फोकस पर हो, यदि वस्तु प्रथम फोकस पर हो, यदि वस्तु प्रथम फोकस पर हो, तो ये वस्तु चली आई यहां पर, तो x डैश का मान हो जाएगा 0, x डैश इक्वल टू क्या हो गया, 0। ऐसी स्थिति में x इंटू एक्स डैश बराबर माइनस f स्क्वायर के अनुसार क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस f स्क्वायर अपॉन 0। यह क्या हो गया, इनफाइनाइट। क्या हो गया, x का मान क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। यानी न्यूटन के फार्मूले से भी हम देख ले रहे हैं कि यदि वस्तु को प्रथम फोकस पर रख रहे हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बन जा रहा है, इनफाइनाइट बन जा रहा है। अतः क्या लिखेंगे, वस्तु के प्रथम फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब क्या बनेगा, अनंत पर होगा, अनंत पर होगा। ये हमारा हो गया न्यूटन फार्मूला संबंधित तथ्य, जिसमें हमने देखा कि इस लेंस के प्रथम फोकस से x डैश दूरी पर रखी हुई वस्तु है और लेंस के द्वितीय फोकस से x दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, और इस x डैश x तथा प्रथम फोकस दूरी f डैश एवं द्वितीय फोकस दूरी f में जो संबंध है, वही संबंध न्यूटन का फार्मूला कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो क्लिप आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।